Hare Krishna everyone. Today we will start one very important topic from building construction, that is bearing capacity and foundation. This is Dr. Bikram Prasad. I have completed my PhD from MINIT Bhopal. Bearing capacity. In geotechnical engineering, bearing capacity is the capacity of soil to support the loads applied to the ground. The bearing capacity of soil is the maximum average contact pressure between the foundation and the soil, which should not produce shear failure in the soil. Ultimate bearing capacity is the theoretical maximum pressure which can be supported without failure. Allowable bearing capacity is the ultimate bearing capacity divided by a factor of safety. Sometimes on soft soil, large settlements may occur under loaded foundations without actual shear failure occurring. In such cases, the allowable bearing capacity is based on the maximum allowable settlement. So, the bearing capacity of soil is defined as the capacity of the soil to bear the loads coming from the foundation. The pressure which the soil can easily withstand against the load is called allowable bearing pressure. So, from the last class we have studied about the different components of the building. तो जिसमें हमने आपको बताया था कि फाउंडेशन का जो पर्पस होता है, जो भी लोड्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो क्या होते हैं कि फाउंडेशंस में आते हैं और फाउंडेशंस क्या करता है, उस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सॉइल्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं. ठीक है. तो सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी होता है कि वो कितना जो है लोड बियर कर पाएँ, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं. क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, अगर सॉइल की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, जैसे कि ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो क्या है कि बिल्डिंग जो है सेटल्ड हो जाएंगे, ठीक है ना, वो लोड बियर नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से फेलियर हो सकते हैं. इसीलिए हम सबसे पहले उनकी बियरिंग कैपेसिटी निकालते हैं सॉइल की, जिससे हमें पता चल सके कि हम फाउंडेशंस कैसा बनाएंगे और बिल्डिंग में कितना लोड देंगे, जिसके कारण हमारा जो है लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सॉइल में. Values of shape bearing capacity. The shape bearing capacity of soil should be determined on the basis of soil test data or by performing some field tests such as standard penetration test or plate load test. However, in the absence of soil test data, the values of shape bearing capacity as given in the following table may be used as a guided for preliminary analysis. तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट, जिससे कि हमें उस पार्टिकुलर सॉइल स्ट्रक्चर का हमें बियरिंग कैपेसिटी पता चल जाता है. ठीक है ना. नहीं अगर होता है तो उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड टेबल दिया हुआ है जो अलग अलग जगह पर का टेस्ट किया हुआ है, ठीक है ना, पूरे देश का अलग अलग जगह के सॉइल टेस्टिंग के डाटा हमें दिए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको स्टडी कर पाते हैं. ठीक है ना. तो वो जो टेबल है वो हमारे सिलेबस के में नहीं है, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे. मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी. द वेरियस मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग द बियरिंग कैपेसिटी कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज. मेथड ऑफ लोडिंग, पेनिट्रेशन टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, एनालिटिकल मेथड्स, मॉडर्न टेस्टिंग मेथड्स एंड सेंट्रीफ्यूज टेस्ट. तो ये सारे अलग अलग टेस्ट हैं. तो ये जो है अगर हम डिटेल में जब जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें ये सारे टेस्ट जो है प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है. ठीक है ना. उसको डिटेल में हम वहाँ पे स्टडी करते हैं. फॉर दिस कंसर्न टॉपिक ऑफ कंसर्न हमें क्या है कि बस उनके नेम्स जानने रहते हैं. ठीक है. टेक्निक्स यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल एज पर द साइट रिक्वायरमेंट. तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हर जगह में अलग अलग सॉइल्स होते हैं, तो वहाँ की कैपेसिटी अलग अलग होते हैं. तो सॉइल के जो है कैपेसिटी हमें इम्प्रूव करना पड़ता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड बियर करवा सकें सॉइल्स में. कैसे 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 कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं. इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन. डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन को बढ़ाने से क्या होगा कि अगर मान लीजिए जो ऊपरी सतह में अगर जो सॉइल है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो हम डीप फाउंडेशंस बनाते हैं, जिससे कि हम अच्छे सॉइल्स या अगर वहाँ पे रॉकी स्ट्रक्चर मिल जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो है अच्छा बियरिंग कैपेसिटी बन जाता है. नेक्स्ट इज ड्रेनिंग दी सॉइल.
सॉइल्स में अगर जो है वाटर अगर मौजूद है तो उसको हम ड्रेन कर देते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, उसमें उसको कॉम्पैक्शन करते हैं वाटर को रिमूव करने के बाद, ठीक है ना। द थर्ड इज द कॉम्पैक्टिंग द सॉइल, सॉइल को प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं, जिससे कि बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है। कन्फाइनिंग द सॉइल, सॉइल्स को हम कन्फाइंड करते हैं, ठीक है ना। अलग अलग जो केमिकल्स हैं उनके साथ मिक्स करके उसको कन्फाइंड किया जाता है। रिप्लेसिंग द पुअर सॉइल, जो सॉइल अच्छा नहीं है उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, बल्कि बट ये क्या जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉस्टली है, क्योंकि पूरा सॉइल को आपको एक्सकेवेट करना पड़ेगा, फिर उसमें न्यू सॉइल्स को लाने पड़ेंगे। यूजिंग ग्राउटिंग मटेरियल, जैसे हम ग्राउट भी कर सकते हैं सॉइल्स में, उसमें सीमेंट या कंक्रीट वगैरह मिक्स करके उसको ग्राउटिंग कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं सीमेंट पेस्ट। स्टेबलाइजिंग द सॉइल्स विद केमिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स से हम उसको स्टेबलाइज भी कर सकते हैं। दीज आर दी डिफरेंट टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग द बियरिंग कैपेसिटी। तो देखिए डिटेल में, इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, at deeper depth the overburden pressure on soil is higher, hence the soil is more compacted at deeper depth. As a result, it shows higher bearing capacity. This is applicable only for cohesionless soils such as sandy and gravelly soil. This method of improving bearing capacity of soil is not applicable if the subsoil material grows better as depth increases. This method has a limited use because with increase in depth the weight and cost of foundation also increases. जैसा हमने आपको बताया कि अगर हमारा जो ऊपरी सतह है, टॉप सरफेसेस का जो सॉइल है वो अगर अच्छा नहीं है तो हम डीप में जाते हैं, लेकिन जितना डीप में जाएंगे तो उतना ही हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सकेवेशंस बढ़ रहे हैं और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। ड्रेनिंग द सॉइल, विथ इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट इन द सॉइल द बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस। इन केस ऑफ सैंडी सॉइल the bearing capacity may reduce as much as 50% due to presence of water content. Cohesionless soils can be drained by laying the porous pipes to a gentle slope over a bed of sand and filling the trenches above the pipes with loose boulders. These trenches subsequently should lead to the nearest well or any water body. Compacting the soil. If we compact soil using appropriate methods, then there will be increase in its density and shear strength. As a result, the bearing capacity of soil also increases. There are many methods of compacting soils on site. Few of them are mentioned below. By spreading broken stones, gravel or sand, thereafter ramming well in the bed of trenches, using an appropriate roller as per the soil type to move at a specified speed. ठीक है ना। तो जैसे हमने बताया कि जो कॉम्पैक्टिंग कैसे कर सकते हैं, ब्रोकन स्टोन्स जो हैं जो कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं सॉइल्स में स्प्रेड कर देते हैं, उसके बाद प्रॉपर रैमिंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर रोलिंग करेंगे, उससे भी कॉम्पैक्शन होगा। बिफोर ड्राइविंग कंक्रीट पाइल्स और वुड पाइल्स, द विड्रॉइंग पाइल्स एंड सब्सिक्वेंटली फिलिंग द होल्स विद सैंड और कंक्रीट। तो ये पाइलिंग में होता है क्या, पाइलिंग में जब वहाँ पे वैकेंट स्पेस मिल जाते हैं तो उसको हम प्रॉपरली फिल करके उसको फिर कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। कन्फाइनिंग द सॉइल, इन दिस मेथड द सॉइल्स आर इनक्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ सीट पाइल्स। दिस कन्फाइंड सॉइल इज फर्दर कॉम्पैक्टेड टू गेट मोर स्ट्रेंथ, ठीक है। रिप्लेसिंग द पुअर सॉइल, इन दिस मेथड द पुअर सॉइल इज फर्स्ट removed and then the gap is filled up by superior materials such as sand, stone, gravel or any other hard material. In order to do this, first excavate a foundation trench of about 1.5 meter deep and then fill the hard material stages of 30 cm. Then compact the hard material at every stage. This method is useful for foundations in black cotton soil. ठीक है, अगर सॉइल को रिमूव कर सकते हैं, बट मैं बताया आपको ये भी आपका कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि पूरा जो है एरिया को आपका सॉइल्स को एक्सकेवेट करना फिर उसको रिमूव करना, इट टेक्स ए लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस एंड वेरी कॉस्टली। यूजिंग ग्राउटिंग मटेरियल, दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर सॉइल्स वेयर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पोर्स, फीचर्स और क्रैक्स etc underneath the foundations. In this method, poor soil bearing strata is hardened by injecting the cement grout under pressure because it scales off any cracks or pores or fissures etc. For proper distribution of the cement grout, the ground is bored and perforated pipes are introduced to force the grout. तो ग्राउटिंग में क्या करते हैं, बेसिकली सीमेंट पेस्ट को हम यूज़ करते हैं और उसको
थ्रू वेरियस मीन्स हम उसको क्या करते हैं, सॉइल सर्फेसेस के अंदर इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना। इससे भी आपका जो है बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव होते हैं। स्टेबलाइजिंग द सॉइल विथ केमिकल्स, दिस मेथड ऑफ इंप्रूविंग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज कॉस्टली and applied in exceptional cases. In this method, chemical solutions like silicates, soda and calcium chloride is injected with pressure into the soil. This chemical, along with the soil particles, form a gel-like structure and develop a compact mass. This is called chemical stabilization of soil and used to give additional strength to soft soils at deeper depths. ठीक है, इसमें क्या है, डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ करते हैं और उसको सॉइल के साथ मिक्स करके फिर उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो केमिकल स्टेबलाइजेशन से फिर क्या होता है, आपका सॉइल स्ट्रॉन्ग बन जाता है और बियरिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टडी फाउंडेशंस। फाउंडेशन इज द लोअर मोस्ट स्ट्रक्चर इन एनी बिल्डिंग। इट विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम सुपर स्ट्रक्चर टू द सॉइल। देयर वुड हैव बीन नो नीड ऑफ फाउंडेशन इफ द सॉइल इज गुड इन शियर। The column would have been sufficient, but column punches because of a small perimeter. So the foundation is provided just to increase perimeter so that load is distributed over a large area. In other words, foundation is the lowest part of the building or the civil structure that is in direct contact with soil, which transmit loads from the surface structure to the soil safely. तो बेसिकली फाउंडेशंस हमने आपको बताया कि जो लोड्स होते हैं बिल्डिंग्स के, वो उसको क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं थ्रू द सॉइल, ठीक है ना। जितना हमारा सॉइल अच्छा रहेगा उतना ही हमें आसानी से जो है लोड डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद मिलता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। बेसिकली इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ टू टाइप्स, शैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस, ठीक है। शैलो फाउंडेशंस आर दोज फाउंडेड नियर टू बी the finished ground surface, generally where the founding depth is less than the width of the footing and less than 3 meter. These are not strict rules but merely guidelines. Basically, if surface loading or other surface conditions will affect the bearing capacity of foundation, it is shallow. तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे डेप्थ जिसका कम होना चाहिए, ठीक है ना। सैलो में डेप्थ कम होना चाहिए, विड्थ से छोटा होगा अगर डेप्थ, तो उसे हम सेलो फाउंडेशन करते हैं। और जो डेप्थ का जो डेप्थ होना चाहिए कितना, वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग तरह के सेलो फाउंडेशन दिए गए हैं, जैसे कि वॉल फुटिंग, सिंपल आइसोलेटेड फुटिंग, ठीक है ना, कॉलम स्टेप्ड और पेडेस्टल फुटिंग, स्लोप्ड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग ना, मैट और राफ्ट फुटिंग। तो ये जो है, ये यहाँ तक जो है आपका जो है दीज आर ऑल शैलो फाउंडेशन, ठीक है ना। पाइल और ड्रिल जो है वो आपका डीप फाउंडेशंस में आते हैं, ठीक है। शैलो फाउंडेशन आर यूज्ड व्हेन सरफेस सॉइल्स आर सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड स्टीप टू सपोर्ट द इम्पोज्ड लोड्स। दे आर जनरली अनसुटेबल इन वीक और हाईली कंप्रेसिबल सॉइल सच एज पुअरली कॉम्पैक्टेड फील्ड, पीट, रिसेंट लेकुस्ट्राइन एंड एलुवियल डिपॉजिट्स etc. तो बेसिकली अगर सॉइल का जो स्ट्रेंथ है, बियरिंग कैपेसिटी अगर अच्छा रहता है, तो हमें शैलो फाउंडेशन से ही काम चल जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट भी बच जाता है। अगर सॉइल बहुत पुअर कंडीशंस में है और जो है कि वहाँ पे वाटर है, ड्रेनिंग करना पड़ रहा है, तो उस केसेस में हमें जो है डीप फाउंडेशंस के लिए जाना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर अच्छे हैं, वहाँ पे हम शैलो फाउंडेशन के लिए जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन, पैड और कॉलम फुटिंग, ठीक है ना। आइसोलेटेड फुटिंग जो हमने बताया आपका, ये क्या रहेगा, एक कॉलम्स रहेंगे और इसमें आपका फुटिंग रहेगा, ठीक है ना। दिस इज योर आइसोलेटेड फुटिंग। और कंबाइंड फुटिंग में क्या होगा, इसमें आपके दो कॉलम्स रहेंगे, ठीक है ना। आइसोलेटेड में सिंगल कॉलम रहेगा और कंबाइंड में 2 कॉलम्स रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंटिलीवर और स्ट्रैप फुटिंग, ठीक है। स्ट्रैप में ये आपका जो बीम रहेगा, ये दोनों फाउंडेशन से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ 2 सिंगल फुटिंग्स कनेक्टेड विथ ए बीम और ए स्ट्रैप एंड सपोर्ट 2 सिंगल कॉलम्स। दिस टाइप रिप्लेसेस ए कंबाइंड फुटिंग एंड इज मोर इकोनॉमिकल, ठीक है। अगर 2 हम आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे अलग अलग, उससे जो है कॉस्टली पड़ेगा। ये हमारा एक तो अच्छा लोड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब हमने स्ट्रैप या
बीम प्रोवाइड किया है तो जो लोड है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। लोड भी बियर अच्छा से कर लेगा और हमें दो अलग अलग आइसोलेटेड फुटिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी डेप्थ हम कम से भी काम चला लेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यूस फुटिंग सपोर्ट ए रो ऑफ 3 और मोर कॉलम्स, दे हैव लिमिटेड वेट्स एंड कंटिन्यू अंडर ऑल कॉलम्स। यहाँ पर कंटिन्यूस फुटिंग है, इसमें बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे, ठीक है ना। ये लंबी दूर तक बन सकता है, जैसे अगर हमें शेड वगैरह बनाना रहता है तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस फुटिंग बना देते हैं और अलग अलग कॉलम्स को हम 1 बाय 1 बनाते जाते हैं। वॉल फुटिंग्स आर यूज्ड टू सपोर्ट स्ट्रक्चरल वॉल्स दैट कैरी लोड्स फॉर अदर फ्लोर्स और टू सपोर्ट नॉन स्ट्रक्चरल वॉल्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका कंटिन्यूस फुटिंग है और यहाँ पे आपका वॉल है, ठीक है ना। तो फुटिंग के ऊपर में क्या रहेगा, यहाँ पर वॉल्स रहेंगे। नेक्स्ट इज मैट और राफ्ट फुटिंग। It consists of one footing usually placed over the entire building area. They are used when soil bearing column loads are heavy. Single footings cannot be used. Piles are not used and different settlements may be difficult to do. Raft foundations are used to spread the load from a structure over large area, normally the entire area of the structure. They are used when column loads or the structural loads are close together and individual pad foundations would interact. तो बेसिकली ये मैट होता है, ठीक है ना, लार्ज मैट होते हैं, इसमें एक एरिया में ही बहुत सारे आपके कॉलम्स बने रहते हैं, ठीक है ना। एक तो ये आपका क्या है, स्पेस भी कम यूज़ करता है। अगर यहाँ पे अगर हमें पांच जो है फाउंडेशंस बनाने पड़ते तो वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ही बड़ा सा फाउंडेशंस बनाते हैं, उसी में जितने भी कॉलम्स रहते हैं उसको हम उसी में बनाते हैं। ये हमारा स्पेस भी कम यूज़ करता है और जो है लोड्स भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि हमारा इकोनॉमिकल हो जाता है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डीप फाउंडेशंस। डीप फाउंडेशंस आर दोज फाउंडिंग टू डीपली बिलो द फिनिश्ड ग्राउंड surface for their base bearing capacity to be affected by surface condition. This is usually at depths greater than 3 meters below finished ground level. Deep foundations can be used to transfer the load to a deeper, more competent strata at depth if unsuitable soils are present near the surface. तो बेसिकली ये जो है, जहाँ पे हमने बताया था सेलो में 3 मीटर से कम डेप्थ होने चाहिए, यहाँ पर 3 मीटर से ज़्यादा जहाँ डेप्थ होगा और यहाँ पे जहाँ पे सॉयल स्ट्रेटा अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना, जो बियरिंग कैपेसिटी कम होंगे सॉयल के, वहाँ पे हम बेसिकली डीप फाउंडेशंस को यूज़ करते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशंस आर पाइल फाउंडेशन are relatively long slender members that transmit foundation loads through soil strata of low bearing capacity to deeper soil rock strata having high bearing capacity. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ये देखो these are the piles, तो यहाँ पे क्या आता है, थ्रू फ्रिक्शन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पाइल को डीप बोर करते हैं, बहुत लंबा जाता है और अगर मान लीजिए ये सॉइल हमारा अच्छा नहीं भी है तो हम उसको यहाँ तक ले जाते हैं ताकि ये हार्ड रॉक रहेगा या अच्छा सॉइल रहेगा, तो वहाँ पे जो लोड है वो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज पियर्स। दीज आर फाउंडेशंस फॉर कैरिंग ए हैवी स्ट्रक्चर लोड विच इज कंस्ट्रक्टेड इन सीटू इन ए डीप एक्सकेवेशन, ठीक है। ये भी सेम पाइल्स की जैसा ही है, बट यहाँ पे क्या है कि हम स्टील सिम्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना, स्टील प्लेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे कि यहाँ पे डेप्थ कम रहता है और वो लोड बियर आसानी से कर पाता है, ठीक है ना। थ्रू दी सस्पेंशंस, यहाँ पे ये जो है सस्पेंशंस के थ्रू ये लोड जो है आसानी से बियर कर पाता है और यहाँ पे पाइल्स के इतना हमें डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थर्ड वन इज काइजन्स आर ए फॉर्म ऑफ डीप फाउंडेशन विच आर कंस्ट्रक्टेड अबव ग्राउंड लेवल देन संक टू द रिक्वायर्ड लेवल बाय एक्सकेवेटिंग और ड्रैगिंग मटेरियल फ्रॉम विद इन दी काइजन्स। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली जहाँ पे हमें वाटर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ब्रिजेस वगैरह बनाते हैं, डैम वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे हम ये काइजन्स फाउंडेशन यूज करते हैं। ये भी एक तरह का आपका पाइल्स फाउंडेशन, पीएस फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हम वेल बनाते हैं, वेल बनाने के बाद फिर जो है हम स्ट्रक्चर्स को इंसर्ट करते हैं। इट इज द फाउंडेशन यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज पियर्स इन ए वेरी डीप वाटर, ठीक है ना। बहुत अगर डीप वाटर बनाना है तो वहाँ पे हम काइजन्स को यूज करते हैं। What are the objectives of foundation? All engineering structures are provided with foundation at the base to fulfill the following objectives. First, to distribute the load of the structure over a large bearing area.
so as to bring intensity of loading within the safe bearing capacity of the soil lying underneath. Second, to load the bearing surface at a uniform rate so as to prevent unequal settlement, to prevent the lateral movement of the supporting material, to secure a level and a firm bed for building operations, to increase the stability of the structure as a whole. तो बेसिकली जो फाउंडेशंस है, जैसे हमने आपको बताया कि उसका बेसिकली मेन फंक्शंस ये है कि जो लोड है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सॉइल्स में, और उसके बाद हम ऐसा फाउंडेशंस बनाते हैं ताकि सेटलमेंट नहीं हो, ठीक है ना। कि एक साइड में जो फाउंडेशन है, जैसे मान लीजिए ये आपका फाउंडेशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा सेटलमेंट हो रहा है, यहाँ पे कम सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है ना। डी सेटलमेंट मतलब कि सॉइल के अंदर नहीं चला जाए, ठीक है ना। तो सेटलमेंट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, ज़्यादा सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। Essential requirements of a good foundation. Foundation should be constructed to satisfy the following requirements. The foundation shall be constructed to sustain the dead and imposed loads and to transmit these in such a way that pressure on it will not cause settlement. जैसे अभी आपको पहले ही बताया मैंने कि सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा फाउंडेशन वही है जहाँ पे सेटलमेंट मिनिमम हो। अगर सेटलमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि बिल्डिंग फेल हो सकता है और कोलैप्स भी हो सकता है, ठीक है। Foundation base should be rigid so that differential settlement are minimized. Same, foundation should be taken sufficiently to deep guard the building against damage or distress caused by swelling or shrinkage of the subsoil. ठीक है ना। अगर सबसॉइल जो है हमारा वीक है, अच्छा सॉइल नहीं है, तो वहाँ पे उसके कारण से डैमेज नहीं होना चाहिए, स्वेलिंग नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। अगर स्वेलिंग हो जाएगा तो क्या होगा, सेटलमेंट हो जाएगा और सेटलमेंट होने से बिल्डिंग्स की फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Foundation should be so located that its performance may not affected due to an unexpected future influence. ठीक है ना। फ्यूचर इन्फ्लुएंस जैसे कि अगर मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो उस कारण से हमारा जो बिल्डिंग है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिड्यूस द अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सॉइल इफ इम्पोज्ड लोड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है, सेटलमेंट मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेटलमेंट जो है अनइक्वल नहीं होना चाहिए। It should have a definite depth so that a structure may not be damaged due to expansion or compression of soil volume beneath the foundation. ठीक है, जो डैमेज नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर ड्यू टू एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो आज इतने ही हम कंप्लीट करते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, तो ये जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिविल इंजीनियर से जुड़े हैं तो ये जो कंसेप्ट है आपको फ्यूचर में जियो टेक्निकल फाउंडेशंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में फिर से आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे अभी कंसेप्ट अच्छा कर लेते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।